मूवी शुरू होती है यूनाइटेड नेशंस के एनुअल ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस से, जो न्यू दिल्ली में है, जहां पेलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट जैक हॉल अपनी स्पीच दे रहे हैं। वो डेलीगेट्स को वार्न करते हैं कि धरती पर जल्दी ही एक पोलर कैटास्ट्रोफी आने वाला है, जो सब कुछ बर्फ में बदल देगा। जब कुछ डेलीगेट्स पूछते हैं कि कितना टाइम बचा है, जैक कहते हैं कि शायद कुछ सदियां लगें, पर अगर फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम ना किया गया तो उनके पोतों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस के बाद जैक मिलते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव से, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का, टेरी रैप्सन। दोनों अपने फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो तेज बर्फ गिरती है, जो दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज शुरू हो चुका है। अगले कुछ हफ्तों में अजीब वेदर कंडीशंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अफेक्ट करती हैं। जापान में आसमान से बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरते हैं, जो कई लोगों की जान ले लेते हैं। ये हेल स्टोन्स इतने बड़े होते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसे देखे गए हैं। इसी दौरान टेरी रैप्सन के मॉनिटरिंग स्टेशन, जो स्कॉटलैंड में है, उसमें कंप्यूटर दिखाते हैं कि ओशन के कुछ पार्ट्स में टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है। ये गिरावट इतनी सडन और अजीब होती है कि वहाँ लगाए गए कम्युनिकेशन डिवाइसेस तुरंत फ्रीज हो जाते हैं। दूसरी जगह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के ट्रोपोस्फियर में एक जायंट स्टॉर्म बनता हुआ दिखाई देता है। अगले सीन में हम पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां जैक अपने बेटे सैम को छोड़ने आए हैं एयरपोर्ट पर। सैम एक जीनियस स्टूडेंट है, जो न्यूयॉर्क में होने वाले डिकैथलॉन के लिए बुलाया गया है। चाहे उसका बाप एक मशहूर आदमी हो, सैम उससे नाराज लगता है, क्योंकि जैक हमेशा काम में बिजी रहता है और उसके लाइफ में मौजूद नहीं होता। फिर भी वो सैम को यकीन दिलाता है कि रिटायर होने के बाद वो अपने परिवार के लिए वक्त निकालेगा। बाद में जब सैम अपने दोस्तों लॉरा और ब्रायन के साथ न्यूयॉर्क पहुंचता है, वो लोग एक बड़े झुंड में उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं, जो कुछ से बचकर जा रहे हैं जैसे। इस बीच टेरी जैक को अपने मॉनिटरिंग स्टेशन से कॉल करता है और अपनी फाइंडिंग्स बताता है। वो कहता है कि पोलर कैटास्ट्रोफी बहुत तेजी से आ रहा है और उनके पास बचने का वक्त नहीं है। जब जैक पूछता है कि क्या ये बहुत बुरा है, टेरी जवाब देता है कि ऐसी चीज हजारों सालों में नहीं हुई। फिर हम कैलिफोर्निया के एक वेदर मॉनिटरिंग सेंटर में जाते हैं, जहां एक टेक्नीशियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहा है। तभी उसे एक आदमी का डिस्ट्रेस कॉल मिलता है, जो बताता है कि एलए में हेल स्टोन्स गिर रहे हैं। टेक्नीशियन टीवी ऑन करता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि हेल स्टोन्स गोल्फ बॉल के साइज के हैं और एलए को तबाह कर रहे हैं। वो तुरंत अपने बॉस को कॉल करता है और टॉर्नेडो वार्निंग इशू करने को कहता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। कुछ ही वक्त में कई बड़े टॉर्नेडोज शहर के इर्द गिर्द घूमते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। इस वजह से वॉशिंगटन डीसी के ऑफिस ऑफ ग्लोबल चेंज में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। एक अटेंडी दूसरे डिस्ट्रक्टिव वेदर इवेंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब जैक, जो कि अटेंडीज में है, बताता है कि सब कुछ नॉर्थ अटलांटिक करंट्स की वजह से हो रहा है। ये करंट्स पोलर आइस के तेजी से मेल्ट होने की वजह से हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वो कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और कुछ दिनों में वेदर और भी खराब हो जाएगा। अगला सीन में जैक वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और सिचुएशन की गंभीरता समझाता है। वो बताता है कि पोलर ब्लास्ट कभी भी आ सकता है, तो नॉर्दर्न स्टेट्स में मास इवैक्यूएशन जरूरी है। लेकिन वीपी सीरियसली नहीं लेता और चला जाता है। यूके में तेज बर्फ गिरना शुरू हो जाता है, तो 3 हेलीकॉप्टर्स को रॉयल पैलेस भेजा जाता है क्वीन को ले जाने के लिए। रास्ते में वो स्टॉर्म के बीच से गुजरते हैं, जिससे उनके इंस्ट्रूमेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। चॉपर ब्लेड्स भी रुक जाते हैं और तीनों हेलीकॉप्टर्स क्रैश कर जाते हैं। एक पायलट बच जाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है, वो तुरंत बर्फ में जमकर मर जाता है। मैनहट्टन में सैम और उसके दोस्त डीसी वापस जाने की कोशिश करते हैं, पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हेवी बारिश की वजह से बंद हो चुकी हैं। शहर में केओस होता है और तभी एक बड़ा सुनामी आता है, जो सब कुछ बहा के ले जाता है। स्काई स्क्रेपर्स और स्टैचू ऑफ लिबर्टी डूब जाते हैं, जैसे कुछ नहीं है। सैम और उसके दोस्त नेशनल लाइब्रेरी हॉल में सुरक्षा के लिए भागते हैं, पर हजारों लोग मर जाते हैं। बाद में टेरी जैक को कॉल करता है और यूरोप में फ्रीजिंग एयर के बारे में बताता है, जिसने हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए। जैक को पता चलता है कि स्टॉर्म यूएस में जल्दी आने वाला है और उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं सब कुछ फ्रीज होने से पहले। वो वेदर प्रेडिक्शन देखता है, जिसमें 3 बड़े वेदर सिस्टम्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बन रहे हैं और यूरोप में पोलर स्टेट शुरू हो चुका है। लाइब्रेरी में सैम टेलीफोन ढूंढता है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं है। वो एक टेलीफोन ढूंढता है जो पानी में आधा डूबा हुआ है और डेस्परेट होके कॉल करता है।
जैक खुश होता है कि उसका बेटा जिंदा है और उसे इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है। वो कहता है कि सैम घर के अंदर रहे और स्टॉर्म खत्म होने का वेट करे। अगर वो बाहर निकला तो वो तुरंत फ्रीज हो जाएगा। सैम परेशान होता है, लेकिन जैक उसे आश्वासन देता है कि वो जल्दी उसकी मदद के लिए आएगा। अगली सुबह जब सब लाइब्रेरी में कपड़े और राशन जमा कर रहे होते हैं, वो एक अजीब आवाज सुनते हैं। जब वो विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें एक कार्गो शिप दिखाई देता है जो शहर में तैर रहा है। डीसी में स्टेट के हेड मीटिंग कर रहे हैं और जैक को सिचुएशन का ब्रीफ देने का काम मिलता है। वो सबको डरा देता है कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है और सदर्न स्टेट्स को तुरंत इवैक्यूएट करने को कहता है। वीपी फिर से मना करता है, कहता है इतना बड़ा इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं है। वो पूछता है नॉर्थ के लोगों का क्या होगा, तो जैक कहता है कि उनके लिए अब देर हो गई है। अगर वो घर से बाहर निकले तो वो तुरंत फ्रीज हो जाएंगे। बेहतर है कि वो घर के अंदर रहें और स्टॉर्म के खत्म होने का इंतजार करें। प्रेसिडेंट जैक की बात मान लेता है और नेशनल गार्ड को बचाव के लिए भेजता है। न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी के लोग देखते हैं कि सड़क पर कुछ लोग चल रहे जो गर्म स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो भी बाहर जाने का फैसला करते हैं स्नो बढ़ने से पहले। सैम सबको वार्न करता है कि ये डेथ मिशन है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। सब लाइब्रेरी छोड़ देते हैं, सिर्फ सैम के ग्रुप और कुछ लोग बचते हैं। जैक अपनी टीम फ्रैंक और जेसन के साथ न्यूयॉर्क की तरफ निकलता है क्योंकि वो आर्कटिक के वेदर से वाकिफ हैं। लाइब्रेरी में सैम और ग्रुप खाने के लिए वेंडिंग मशीन्स ढूंढते हैं और आग जलाने के लिए कुछ किताब भी लेते हैं। जैक और उसकी टीम बर्फ में चल रहे होते हैं, तभी उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उन्हें पैदल चलना पड़ता है। जैसे ही वो एक बिल्डिंग के सिर से जा रहे होते हैं, फ्रैंक बिल्डिंग गिर जाता है अपनी जान देकर अपने दोस्तों को बचाता है। लाइब्रेरी में लॉरा को बुखार आता है और वो बेहोश हो जाती है। ग्रुप को पता लगाता है कि उसकी टांग में चोट है जो ब्लड पॉइजनिंग का शिकार हो सकती है। ग्रुप की एक मेडिक कहती है कि लॉरा को पेनिसिलिन की इंजेक्शन चाहिए, वरना उसकी टांग शायद काटनी पड़ेगी। सैम फैसला करता है कि वो कार्गो शिप में मेडिसिन ढूंढेगा। ब्रायन और जेडी भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। वीपी अब मिलिट्री बेस में जानता है कि प्रेसिडेंट इवैक्यूएशन के दौरान एक्सीडेंट में मर गया है। रिसर्चर्स को पता चलता है कि स्टॉर्म की डायरेक्शन। जैक और जेसन धीरे धीरे चल रहे होते हैं, पर जेसन थक कर गिर जाता है और जैक को उसे उठाना पड़ता है। लाइब्रेरी में सैम, ब्रायन और जेडी कार्गो शिप के किचन में पेनिसिलिन ढूंढते हैं। वोल्स उन्हें अटैक करते हैं, लेकिन बचकर एक कमरे में छुप जाते हैं। जेडी को काफी जख्म लगते हैं, पर वो बच जाता है। सैम देखता है कि आसमान साफ हो रहा है और स्टॉर्म उनके करीब आ रहा है। वो खुद को खतरे में डालकर वोल्स को किचन से दूर ले जाता है और भागकर अपने दोस्तों के पास आते हैं। जेडी अब खड़ा नहीं हो पाता, तो सैम और ब्रायन उसे लाइब्रेरी तक ले जाते हैं। जैक जेसन को बर्फ में खींचता हुआ चल रहा होता है और स्टॉर्म को फास्ट आते देख रहा होता है। वो बर्फ में कोई घर ढूंढता है और एक वेंट में जेसन को छुपा देता है। दरवाजा बंद करते ही फ्रॉस्ट अंदर आता है और सब कुछ फ्रीज कर देता है। वो लोग लाइब्रेरी तक टाइम पे पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। फायर को चलाना शुरू करते हैं क्योंकि वही उन्हें ठंडी से बचाएगा। जैक खुद भी स्टोव जलाता है और फायर लगाने में कामयाब होता है। जेसन उठता है और देखता है कि जगह बर्फ से ढकी हुई है। अब स्टॉर्म निकल चुका है और जैक अपना मिशन रिज्यूम करना चाहता है। जेसन उसे समझाता है कि बाहर अभी भी खतरा है, पर जैक कहता है कि समय कम है। टेंट में सोते हैं और इंसानों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं।
जैक कहता है कि मनुष्यों ने आइस एज सर्वाइव किया है, पर अगर वो सावधान नहीं रहे तो इस बार वो खत्म हो सकते हैं। कुछ हफ्तों के बुरे मौसम के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूरोप में स्टॉर्म के गायब होने के साइंस देखता है। जमीन पहली बार हफ्तों बाद दिखाई देती है। जैक टेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान साफ है, सूरज भी निकल चुका है। वो थोड़ी दूर चलकर फ्रोजन स्टैचू ऑफ लिबर्टी और डूब चुकी शिप्स देखते हैं। वो मैनहट्टन पहुंच चुके हैं, दर्द सहकर और तकलीफ में। जब वो जीपीएस से लाइब्रेरी के एग्जैक्ट जगह पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पूरा आइस में दब गई है। उम्मीद खत्म होने के बाद वो निकलने लगते हैं। तब जैक स्नो में छोटी सी ओपनिंग देखता है। वो लाइब्रेरी में घुस जाता है और जेसन उसके पीछे आता है। वो सैम को ढूंढते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद पता चलता है कि वो आग की वजह से जिंदा है। फाइनली पिता बेटा मिलते हैं। बुरे वेदर के बीच कई दिनों तक अलग रहने के बाद अब मेक्सिको का सीन आता है, जहां नए प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में सर्वाइवर्स हैं। वो एक्साइटेड होता है और लाइव टीवी पर अनाउंस करता है कि वो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगा। मूवी के लास्ट सीन में हेलीकॉप्टर्स मैनहट्टन पहुंचते हैं, जहां कई लोग जिंदा मिलते हैं। वो रेस्क्यू के लिए रूफटॉप पर इकट्ठा हैं। हेलीकॉप्टर्स जैक और उसके ग्रुप तक भी पहुंचते हैं, जो फाइनली साउथ ले जाए जाते हैं। एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती को देखता है और कहता है कि ये सबसे साफ आसमान है जो उसने कभी नहीं देखा है। ऐसे ही मजेदार कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन क्लैरिटी और लाइक करें इस वीडियो पर।